बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्टेन पोटेंशियल एट द टर्मिनल कैपेसिटर एंड इंडक्टर। हमारे पास एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर जो है किसी सर्किट में जोड़ दिया गया है और हमने क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको कैलकुलेट करना है कैपेसिटर और इंडक्टर वाले सर्किट के अंदर। अब ये हमारे पास एक डायग्राम दे दी गई है, इसमें ये कैपेसिटर जोड़ दिया गया है और ये इंडक्टर है। कैपेसिटर को जो हमने करंट प्रोवाइड किया था वो IC था और इंडक्टर के पास जो करंट जा रहा था वो था IL। अब इनिशियल कंडीशन यहाँ पर हमने जो सेट की है वो ये है कि टाइम इज़ इक्वल टू 0 और उस वक़्त जो पोटेंशियल यहाँ पर होगा हमारे पास वो V0 होगा। यानी हमने AC सोर्स के साथ पहले इस डिवाइस को यानी कैपेसिटर को फुली चार्ज कर लिया है। अब यहाँ पर एक डिवाइस है जो कि इंडक्टर है। ये इंडक्टर ने इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है उसको इस्तेमाल करना है। तो स्टार्टिंग में उसके पास जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल स्टोर हुआ है वो V0 है। अब ये याद रखना है आपने कि ये कम्बिनेशन कौन सा है, ये पैरेलल कम्बिनेशन है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में कैपेसिटर का पोटेंशियल और इंडक्टर का पोटेंशियल ये दोनों आपस में हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैपेसिटर में करंट फ्लो करेगा वो बराबर है CdVC/dt। अब ये किस तरह से आता है, देखिए हमारे पास जो करंट है इसका फार्मूला है Q/T। अब Q हमारे पास, अगर कैपेसिटर की सेंस में बात करें तो कैपेसिटर की सेंस में Q बराबर होता है Q = CV। जो कैपेसिटर में हमने पोटेंशियल अप्लाई किया है उसे हम VC का नाम देते हैं, तो ये आ जाएगा T एज इट इज़ वैसे ही। ये हमारे पास I। जब जनरल करेंगे ना इसे हम, तो जनरल फॉर्म में C कांस्टेंट है, DVC क्योंकि इसने चेंज होना है और ये DTT टाइम ने भी वेरी करना है, टाइम भी फिक्स नहीं रहता। तो इस तरह से हमारे पास ये कैपेसिटर का करंट जो है ये आ जाता है। तो ये आपने याद रखना है, कैपेसिटर का करंट इसके बराबर है। अब इंडक्टर का वोल्टेज जो है वो बराबर होता है VL = LdIL/dt। ये फार्मूला हम छोटी क्लासेस के अंदर FSC के अंदर पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर। तो ये वहाँ से हमने ये फार्मूला जो है एज इट इज़ अपने इसे याद कर लेना है। अब ये है हमारे पास IL और हम ये ऊपर बता चुके हैं VC और VL आपस में क्या है, पैरेलल होने की वजह से बराबर हैं। तो इस VL की जगह पे हम VC पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास VC = LdIL/dt आ गया। अब किरचॉफ्स करंट रूल जो है, अगर हम किरचॉफ्स करंट रूल की बात करें, क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से जो करंट कैपेसिटर की तरफ आ रहा है वो IC और इस पॉइंट से जो करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर की तरफ वो क्या है, IL। किरचॉफ्स करंट रूल कहता है सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 0। यानी वो सारा करंट जो एक पॉइंट की तरफ आ रहा है और जो इस पॉइंट से जा रहा है वो दोनों आपस में बराबर माने जाते हैं, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, एक जो आ रहा है और जो जा रहा है अपोजिट साइन की वजह से। तो IL = -IC, ये आपने याद रखनी है बात। तो हम क्या करते हैं, इस IL की जगह पर ये IL = -IC ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो VC हमारे पास आ जाएगा LdIS/dt। इस फार्मूले में सिंपल हमने IL की जगह -IC पुट कर दिया। अब आप देखें ये VC की वैल्यू, ये VC की वैल्यू आप क्या करें, इस इक्वेशन में पुट करें जो आपने IC करंट की इक्वेशन बनाई थी। तो ये IC करंट वाली इक्वेशन में पुट कर दें, या आप क्या करें जी, आप ये VC की वैल्यू जो VC जो है इसके अंदर IC की ये वैल्यू इसमें पुट कर दें। दोनों तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, VC की वैल्यू यहाँ पुट कर दें या IC की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें। अब चूंकि हमने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है इस वजह से हम क्या करते हैं, ये IC की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो ये वैल्यू यहाँ पर हमने क्या करना है, पुट कर देनी।
जब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कुछ ये बन के आ जाएगी, वी सी, ये माइनस बाहर आ गया, एल डी ओवर डी टी, और ये सी डी वी सी ओवर डी टी, आई सी की जगह वैल्यू पुट हो गई। अब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया वी सी का माइनस एल सी डी स्क्वायर वी सी ओवर डी टी स्क्वायर। ये माइनस का फैक्टर इस तरफ जाके हो गया प्लस का, इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम जनरल करने के लिए लिखें तो इसे हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर और साथ में वी सी प्लस 1 ओवर एल सी और वी सी। अब ऐसा क्यों किया हमने, ये एल सी जो है हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया तो हमारे पास 1 ओवर एल सी इंटू वी सी इज इक्वल टू 0 आ गया। अब अगर आप गौर करें तो ये आपके पास जो इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। इसको हम जनरल फॉर्म कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसे हम सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देते हैं। तो ये वी सी डबल डेरिवेटिव प्लस 0 वी सी सिंगल डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ सिंगल डेरिवेटिव है नहीं तो 0 लिख देंगे। उसकी वजह यह है कि हमारे पास डबल उसके बाद सिंगल डेरिवेटिव होना चाहिए, फिर ऐसी वैल्यू होना चाहिए जिसके साथ डेरिवेटिव का सिंबल ना हो। तो ये सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, और ये अब एज इट इज़ लिख रही। अब इसको सॉल्व करने का मेथड हम पढ़ चुके हैं सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को, कि सबसे पहले हम लेट करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो वी सी हमने क्या लेट कर लिया, ई की पावर लैम्डा टी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो लिखनी है। तो करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इसी इक्वेशन से लिखी जाती है। डबल डेरिवेटिव है तो लैम्डा का स्क्वायर है, सिंगल डेरिवेटिव है तो लैम्डा है, अगर डेरिवेटिव नहीं है तो उसके साथ लैम्डा नहीं आएगा, सिर्फ कांस्टेंट लिखा जाएगा। तो ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 लैम्डा प्लस 1 ओवर एल सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या है, इस तरह से करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आप ये देख सकते हैं कि ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, लैम्डा स्क्वायर प्लस 0 लैम्डा प्लस 1 ओवर एल सी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 है, इसको इग्नोर करें तो ये लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ये इस तरफ जाके माइनस हो गया, माइनस 1 ओवर एल सी आ गया। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, माइनस की वजह से हमने आयोटा स्क्वायर लगाया, स्क्वायर रूट लिया तो लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ओवर अंडर रूट एल सी आ गया। अब इस आंसर को हमने जनरल करना है तो इसका जनरल जो रूट होगा वो होगा 0 प्लस 1 ओवर अंडर रूट एल सी आयोटा, प्लस माइनस में है तो 0 माइनस 1 ओवर एल सी आयोटा। तो ये दो हमारे पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 ये इसके सोल्यूशन आ गए। जो सोल्यूशन होता है जब कम्प्लेक्स फॉर्म हमारे पास आती है तो उसका सोल्यूशन ये है, ये हम पॉइंट में पहले पढ़ चुके हैं। वी सी इज इक्वल टू ए ई की सी एक्स, ये जो पॉइंट होते हैं इनको सी कहा जाता है, सी एक्स कोज डी, ये वाले जो पॉइंट होते हैं इनको डी कहा जाता है। तो ये डी आ गया, यानी 1 ओवर लैम अंडर रूट एल सी, और ये टी क्योंकि टाइम के हिसाब से हम ले रहे हैं, प्लस 0 ई की 0 एक्स साइन माइनस 1 ओवर एल सी अंडर रूट, और ये टी। जब ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्सिट्यूट करने के बाद 0 को यहाँ ऑपरेट करें तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो ए कोज 1 ओवर अंडर रूट एल सी, ये माइनस बाहर आ गई, बी साइन 1 ओवर अंडर रूट एल सी, और ये टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हमने क्या करना है, इनिशियल कंडीशन जो है उसको अप्लाई करना है। तो इनिशियल कंडीशन हम क्या पढ़ चुके हैं, इनिशियल कंडीशन हम पढ़ चुके हैं कि जब टाइम 0 था तो जो कैपेसिटर के पास पोटेंशियल था वो वी नॉट के बराबर था। तो ये वैल्यू हम इक्वेशन अगर 1 में पुट करें तो हमारे पास इसकी जगह वी नॉट आ जाएगा, टी की जगह 0, ये 0 पुट किया, कोस 0 1 हो गया, ए बच गया, साइन 0 0 होता है तो ये सारा फैक्टर 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 0 आ गया, तो ए की वैल्यू आ गई ए नॉट। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को डिफ्रेंशिएट कर देना है, यानी इसका डेरिवेटिव लेना है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव कांस्टेंट है ये वी सी, इसका डेरिवेटिव आ गया 0, ए एज इट इज़ आ गया, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया, ये फैक्टर वैसे ही, और इसको छोड़ के जो यहाँ पे फैक्टर बचता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस बी वैसे ही, साइन का डेरिवेटिव कोस आ गया, 1 ओवर अंडर रूट एल सी आ गया, और 1 ओवर अंडर रूट एल सी ये साथ में मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगेन हमने क्या करना है, टाइम को 0 पुट करना है। जब टाइम को 0 पुट करेंगे टी 0 साइन 0 साइन 0 सारा कुछ 0 हो गया, तो ये सारा फैक्टर 0 आ गया। यहाँ पर कोस है, ये 0 पुट किया, कोस 0 1 सिर्फ बी बच गया, और ये फैक्टर बच गया। चूँकि इस साइड पे 0 है
तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होके बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बी की वैल्यू आ गई 0। इस वजह से फाइनल जो हमारे पास सोल्यूशन आ गया वो सोल्यूशन क्या आ गया, हमने ये ए और ये बी की वैल्यू इस ए इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। जब ए और बी की वैल्यू इस ए इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी सी आ गया, ए की जगह वी नाट आ गया, कोस 1/LC अंडर रूट, और ये टी आ गया माइनस ये बी 0 है तो ये सारा कुछ 0 हो गया। सो हमारे पास सिंपल ये आंसर बच गया कि वी जी इज़ इक्वल टू वी नाट कोस 1/LC और साथ में टी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया कैपेसिटर का जब उसके साथ इंडक्टर अटैच है और वो इंडक्टर को एनर्जी जो है वो सप्लाई कर रहा है। तो ये एक एग्जांपल थी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, जो कि होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। अब हम चलते हैं नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ। तो नॉन होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके लिए सबसे पहले आपने चंद एक पॉइंट जो हैं उनको याद करना है, तभी आप क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसका मतलब ये होता है कि एक जगह पे हमें कोई फंक्शन मिल रहा है लेकिन उसके सोर्स का नहीं पता। जब हमें फंक्शन मिल रहा हो उसके सोर्स का ना पता हो तो उसको कहा जाता है होमोजीनियस। लेकिन अगर हमें फंक्शन मिल रहा है और साथ में उसके सोर्स का भी पता है तो उसे हम नाम देते हैं नॉन होमोजीनियस। यानी किसी जगह पे किसी चीज़ का इफ़ेक्ट मौजूद है, अब इफ़ेक्ट किस वजह से है हमें वो नहीं पता, उसे कहा जाता है होमोजीनियस। किसी जगह पे इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट की वजह क्या है, किस वजह से वो इफ़ेक्ट है, उस इफ़ेक्ट का सोर्स क्या है, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस में हमारे पास एक तरफ बराबर 0 होता है, लेकिन नॉन होमोजीनियस में इज़ इक्वल टू 0 नहीं होता। तो देखिए हमारे पास ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप है, डबल डिफरेंशियल प्लस ए सिंगल डिफरेंशियल प्लस बी वाई इज इक्वल टू 0 की बजाय क्या आ जाएगा, जी एक्स कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, एक्स में या जी में किसी में भी हो सकता है, ए बी यहाँ पर कांस्टेंट है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे y इज इक्वल टू वाई एच प्लस वाई पी। अब वाई एच से मुराद क्या है, होमोजीनियस सोल्यूशन, और वाई पी से मुराद है पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब इसके बेसिक रूल्स जो हैं वो आपने याद करने हैं। अब इसके बेसिक रूल क्या है, केस नंबर 1 है कि अगर ये वाला जी एक्स वाला जो फंक्शन आपके पास है वो कुछ इस तरह पोलिनोमियल के बराबर आ जाए तो उस वक्त का सोल्यूशन आप ऐसे लिखेंगे, ए एन एक्स एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स एन माइनस 1। ये ए एन वगैरह जो है ये वाले ये कांस्टेंट होते हैं और ये वेरिएबल है। इसी तरह से अगर ये वाला जी एक्स जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साथ में पोलिनोमियल आ जाए तो उसको कुछ इस अंदाज से लिखा जाता है। और अगर हमारे पास ये वाला फंक्शन एक्सपोनेंशियल पोलिनोमियल और साथ में साइन आ जाए या कोज आ जाए तो उसको हम इस अंदाज में लिखते हैं। अगर कोज आ जाए तो पहले कोज लिखा जाएगा, साइन आए तो पहले साइन आएगा, अगर कोज है तो पहले कोज आ जाएगा, बाकी सारे फैक्टर दोनों के दोनों वो सेम रहते हैं। तो ये अगर हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस वाली को समझना है तो उसके लिए हमें ये बेसिक रूल्स जो हैं ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ये आपने इनको राइट डाउन करना है, याद करना है, फिर आपने क्वेश्चंस की तरफ आना है। अब देखिए ये हम क्वेश्चन जो है एक एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करते हैं। हमारे पास एग्जांपल है कि डबल डेरिवेटिव माइनस सिंगल डेरिवेटिव माइनस 2y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के लिए हम इस इक्वेशन को दोबारा लिख के और इसे नाम दे देते हैं p का। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वो y इज इक्वल टू वाई एच प्लस वाई पी के बराबर होगा। तो इसका मतलब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है और होमोजीनियस सॉल्यूशन भी निकालना है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन जो निकलेगा वो हमने जो होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग निकलेगा। तो उसी तरह से हम इस इक्वेशन को दोबारा से क्या लेट कर लेते हैं, 0 के बराबर। सॉल्यूशन हमने y इज इक्वल टू ई की लैम्डा एक्स लेट कर लिया, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके हिसाब से बनाई, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 2 ये आ जाएगी आपके पास। तो ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। जब आप इस करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन तो आप लिख सकते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
अब यहाँ से लैम्डा कॉमन आ गया, लैम्डा -2 + 1 कॉमन आ गया और ये लैम्डा -2। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा लैम्डा = 2 और -1। ये वैल्यू हम यहाँ पे 1/1 पुट करेंगे तो सोल्यूशन आ जाएगा CE की 2x + DE की -x, क्योंकि ये माइनस आंसर आया। तो ये हमारे पास YH आ गया, यानी होमोजीनियस सोल्यूशन आ गया। अब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होने चाहिए, पहले वो रूल्स पता होने चाहिए जो अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं, जो पढ़े हैं, सीखे हैं। तो ये हमारे पास इसके रूल्स हैं। अगर आप गौर करें इस क्वेश्चन के अंदर इस साइड पे पॉलिनोमियल है, तो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल वाला केस लगेगा। तो YP = A2x2 + A1x + A0, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ पे x² है तो A2 से शुरू करेंगे, और अगर 3 होती तो A3 से शुरू करते। तो एंड तक जाना होता है, यानी x² आ जाएगा, फिर x आ जाएगा, फिर x के बगैर रकम आ जाएगी, x की 0 हो जाती है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2A2x + A1x का डेरिवेटिव 1 और ये A0 कांस्टेंट 0 हो गया। इसका अगेन डेरिवेटिव ले ले, डबल डेरिवेटिव। क्यों? जितना यहाँ पे ऑर्डर होता है उतने ही आपने YP के डिफरेंशियल लेने होते हैं। तो ये हमने इसका डबल डेरिवेटिव ले लिया, तो ये 2A2 आ गया। अब ये A, B और C ये तीनों वैल्यू आपने क्या करनी है, इस इक्वेशन P के अंदर, जिसको हमने पहले P कह चुके हैं, इस P इक्वेशन में पुट कर दें। तो जब हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये इक्वेशन ऐसे लंबी चौड़ी इक्वेशन बन के आ जाएगी। सिंपली आपने A, B और C इसको ये P इक्वेशन में सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने इसको अरेंज कर लेना है, यानी पहले x² वाली रकम लिख लें, फिर x वाली, फिर x के बगैर वाली। अब जितनी भी वैल्यूज़ हमने लिखी इन सब का हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इस इक्वेशन का। जब इस इक्वेशन का कंपैरिजन करेंगे तो इस साइड पे सिर्फ x² की रकम मौजूद है, बाकी कोई भी नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इस साइड पे हाईएस्ट पावर x² है, तो हम कंपैरिजन किसका करेंगे, x² का। तो हमारे पास कंपेयर द कोएफिशिएंट इन इक्वेशन L। सो x² के लिए, x के लिए और कांस्टेंट के लिए हमने क्या करना है जी, कंपैरिजन करना है। जब x के लिए कंपैरिजन करेंगे x² के लिए, तो हमारे पास इधर सिर्फ एक ही रकम है -2A2 = 4। तो यहाँ से A2 की वैल्यू आ गई हमारे पास -2। अब हमने कंपैरिजन करना है किसका, x का। तो जब x का कंपैरिजन हमने करेंगे तो इधर देखिए x के लिए 0 रकम नहीं है, तो इधर x की जगह 0 आ जाएगा, और इधर x के लिए हमारे पास एक ये रकम है और एक ये रकम, इन दोनों रकमों को लिख लेते हैं = 0। ये A2 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो आपके पास यहाँ से A1 आ जाएगा। अब कांस्टेंट, इधर कांस्टेंट कोई नहीं है तो इधर 0 आ जाएगा। इधर कांस्टेंट ये फैक्टर और ये 3 फैक्टर लास्ट वाले क्या है, कांस्टेंट है, ये तीनों लिख लें। और इन तीनों फैक्टर में जिस जिसकी वैल्यू आपके पास है वो यहाँ पुट कर दें। A2 आपके पास है, पुट करें। A1 आपके पास है, वो पुट करें। और जब A0 आएगा तो उसकी वैल्यू -3 आ जाएगी। अब पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास क्या हो गया, पर्टिकुलर सोल्यूशन आपके पास यहाँ पर आपने ये इक्वेशन लिखी थी, तो ये बेसिकली पर्टिकुलर सोल्यूशन थी। A2 की वैल्यू पुट कर दें, A1 की पुट कर दें, A0 की पुट कर दें, तो ये YP आ गया। ये ऊपर हमने YH निकाला है, YH और YP दोनों को ऐड करके लिख लें तो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये वैल्यू और YH की वैल्यू को हमने ऐड करके लिख लिया, तो ये हमारे पास क्या है जी, फाइनल सोल्यूशन आ गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर नॉन होमोजीनियस का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व करते हैं कि पहले हम होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में देखते हैं कि राइट साइड पे फंक्शन कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन फाइंड करते हैं, दोनों को फिर ऐड अप कर लेते हैं। तो ये इसका सिंपल सा मेथड है जो आपको आई होप समझ आ गया होगा।